हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे शुक्र तारे के समान। इसके लेखक है स्वामी आनंद। बच्चों, सबसे पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शुक्र तारे के समान पाठ के जो लेखक है ना, स्वामी आनंद, उनके अनुसार कोई भी महान व्यक्ति उन महान कामों को तभी कर सकता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो उनकी सारी चिंताओं को, उलझनों को अपने सर ले ले, यानी अपने पर ले ले। गांधी जी के लिए महादेव भाई देसाई और भाई प्यारेलाल जी ऐसे ही सहयोगी थे। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने महात्मा गांधी के जो मंत्री हैं महादेव भाई देसाई, उनकी प्रतिभा और उनकी व्यस्त जो दिनचर्या थी ना, उसका वर्णन किया हुआ है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। शुक्र तारे। शुक्र तारा क्या होता है? ये कोई तारा नहीं बल्कि ये ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है और ये बहुत ज़्यादा चमकता है। इसकी धार्मिक मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। के समान मतलब की तरह, यानी जो लोग शुक्र तारे की तरह थोड़े समय के लिए चमकते हैं लेकिन अपनी चमक और प्रभाव से बहुत अधिक प्रकाश डालते हैं। देखो, जो शुक्र तारा है ना, वो बहुत कम समय के लिए चमकता है लेकिन सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। ये सुबह के टाइम पे कुछ घंटे या फिर शाम के टाइम पे कुछ घंटे ही दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरह शुक्र तारे के समान व्यक्ति भी अपनी छोटी सी जिंदगी में अपने कामों के द्वारा, अपने कार्यों के दौरान असाधारण रूप से चमकता है और दूसरों पर गहरा प्रभाव डालता है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ये महादेव भाई देसाई की बात हो रही है, ठीक है। वो गांधी जी के साथ रहते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे और उनकी जो लिखावट थी ना और कार्य शक्ति जो थी, वो बहुत असाधारण थी, ठीक है। उनके कार्यों ने गांधी जी और स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था, इसलिए उन्हें शुक्र तारे के समान बताया गया है। आकाश के तारों में शुक्र का कोई जोड़ नहीं। आकाश में जितने भी तारे हैं उनमें शुक्र वही तारा जो कुछ समय के लिए ही चमकता है लेकिन बहुत ज़्यादा चमकदार है। उसका कोई जोड़ नहीं, उसका किसी के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भले ही वो कुछ समय के लिए आया है लेकिन वो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, तेजस्वी होता है और सुंदर होता है, ठीक है। शुक्र चंद्र का साथी माना जाता है। चंद्र यानी चंद्रमा, ठीक है। अब शुक्र चंद्रमा का साथी कैसे है? देखो, चंद्रमा को दिखने की जो उसकी टाइमिंग है वो क्या है? वो जब शाम हो जाती है, जब सूर्यास्त हो जाता है और पूरी रात भर सूर्योदय से पहले, तभी हम चंद्रमा को ठीक से देख पाते हैं, है ना। वरना सनलाइट इतनी ज़्यादा होती है कि हमें आसमान में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। वैसे ही जो शुक्र है वो भी शाम के टाइम पे यानी सूर्यास्त के बाद ही दिखता है एक, और दूसरा कब? वो सुबह सूर्योदय से पहले, दो टाइम पे दिखता है। तो इसलिए उसे चंद्र का साथी कहा गया है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। आभा प्रभा मतलब उसकी चमक, जो उसका तेज है, ठीक है। उसका वर्णन, उसके बारे में बात करने में संसार के जितने भी कवि हैं वो थके नहीं। उन्होंने बढ़ चढ़कर उसका वर्णन किया है। शुक्र तारे को आकाश के एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर तारे के रूप में जाना जाता है और उसकी सुंदरता का वर्णन कवियों ने हमेशा ही किया है, बढ़ चढ़ कर किया है, ठीक है। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय या बड़े सवेरे घंटे दो घंटे से अधिक देख नहीं पाती। तो लेखक कह रहे हैं इसके बावजूद, वो इतना तेजस्वी है, इतना चमकदार है, इसके बावजूद नक्षत्र मंडल में, यानी तारा समूह, नक्षत्र मंडल मतलब तारा समूह में कलगी रूप मतलब, देखो, कलगी का मतलब होता है, आपने मोर या फिर मुर्गे को देखा जरूर होगा, देखा नहीं है तो चित्र तब भी देखा होगा, कोई इमेज देखी होगी, नहीं देखी है तो अब देखना। उनके सिर के ऊपर क्या होता है? एक ताज होता है ना, मोर के भी और मुर्गे के भी। तो जैसे उसकी जो शोभा है वो उस ताज की वजह से है, वैसे ही शुक्र अपनी विशेष स्थिति और चमक के कारण नक्षत्रों के समूह में एक कलगी या फिर एक मुकुट की तरह सबसे ऊपर या फिर मुख्य दिखता है, ठीक है।
इसलिए उसे कलगी रूप, इसका मतलब है कि सारे तारों में जो सबसे मुख्य है, के रूप में इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के वक्त यानी सिर्फ शाम के समय या फिर सुबह सुबह घंटे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देख पाती है। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। तो बच्चों, उस शुक्र तारे के समान ही जो भाई महादेव जी हैं, वो भारत की स्वतंत्रता का उषाकाल, उषाकाल का मतलब होता है सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, सुबह वाला, ठीक है। मैं अपनी वैसी ही आभा, आभा मतलब चमक से हमारे आकाश को जगमगाकर, मतलब हमारे जीवन को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही, जैसे शुक्र तारा कुछ ही समय के लिए दिखता है, वैसे ही वो भी अचानक से अस्त हो गए। यानी उनकी भी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, वो कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो उनकी तुलना शुक्र तारे से की गई है। सेवा धर्म यानी सेवा को ही अपना धर्म मानना का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे, जो सेवा को ही अपना धर्म मानते थे और इस धर्म का पालन करने के लिए ही इस धरती में जन्मे थे। वो कौन? महादेव देसाई जी, वो गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। अपने मित्रों के बीच विनोद करने में, विनोद मतलब हंसी मजाक, ठीक है, हंसी मजाक में ही वो अपने आप को गांधी जी का हम्माल कहते थे। हम्माल का मतलब होता है जो बोझ उठाने वाला मजदूर होता है, या कुली भी जिसे कहते हैं। और कभी कभी वो अपने आप को क्या कहते थे, अपना परिचय देते थे कि मैं गांधी जी का पीर हूँ, बावर्ची हूँ, भिश्ती और खर हूँ। पीर का मतलब होता है महात्मा, या जो मांगते हैं ना, जो भिक्षा मांग करके जीते हैं। बावर्ची उनका रसोइया, जो खाना बनाता है रसोई में, रसोइया। भिश्ती का मतलब होता है जो पानी भर के लाता है। देखो, रेगिस्तान में या ऐसे इलाकों में जहाँ पानी बहुत दूर होता है, पानी ऐसे हर जगह नहीं मिलता है, वो क्या करते हैं, वो अपने लिए मजदूर रख लेते हैं जो उनके लिए पानी लेकर आएगा, तो उन्हें बोलते हैं भिश्ती। तो वो अपने आप को भिश्ती और खर, खर का मतलब होता है गधा, वो अपने आप को ये सब कहने में वो गौरव का अनुभव करते थे, ठीक है। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे और गांधी जी उन्हें भी बहुत मानते थे, उनको पुत्र से ज्यादा मानते थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। तो बच्चों, जब सन 1917 1917 में वो महादेव देसाई जी जो हैं वो गांधी जी के पास पहुंचे थे, तो गांधी जी ने उनको तत्काल ही पहचान लिया। तत्काल मतलब तुरंत। तो उन्होंने क्या पहचाना? उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना, ठीक है, महादेव भाई की प्रतिभा को उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने तभी, गांधी जी ने तभी उनको अपना उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया था। उत्तराधिकारी कौन होता है? जो वारिस होता है, ठीक है, जो किसी के गुणों को और उनके कार्यों को आगे ले चलता है। उत्तराधिकारी मतलब सिर्फ संपत्ति का वारिस ही नहीं, जो उनके कार्यों को भी आगे ले चलता है। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को परवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। बच्चों, जब 1919 में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था ना, उन दिनों जब वो वहां जा रहे थे, पंजाब को जा रहे थे, तो रास्ते में गांधी जी को परवल स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था कि तुम आज से मेरे वारिस हो, ये सारा काम धाम अब तुम संभालो, ये काम रुकना नहीं चाहिए। सन 1929 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल, यानी हिमाचल से लेकर नॉर्थ में, हिमाचल से लेकर साउथ में रामेश्वरम तक देश के चारों कोनों में
पूरे जो भारत देश है उसके चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। दुलारे मतलब प्यारे, ठीक है, सभी लोग उनको पसंद करने लगे थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। और उसी दौरान पंजाब में जो फौजी शासन लगा हुआ था उसके कारण जो कहर बरसाना, कहर का मतलब होता है अत्याचार, जो आम जनता पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उसका ब्यौरा, ब्यौरा मतलब उसका विवरण या फिर उसकी जो खबरें हैं वो रोज रोज आने लगी थी। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। तो बच्चों, वहां पर जो अधिकतर नेता थे जो उस अत्याचार का विरोध कर रहे थे, जो उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ वहां पर संघर्ष कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। और उसमें ज्यादातर नेता जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके थे, ठीक है। और उस कानून के तहत, उस समय जो कानून वहां पर उन्होंने फौजी कानून लगाया था उसके तहत यानी उसके अंडर उन्हें जन्म कैद यानी उम्र कैद की सजा दे दी गई थी और उन्हें काला पानी भेज दिया गया था। अब यह काला पानी क्या है? आपने सजाए काला पानी इस तरह का कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा। देखो, जो आजीवन कैद यानी उम्र कैद की सजा पाए जो कैदी होते थे ना, उनको रखने का एक स्थान, जेल, सेल्यूलर जेल, ठीक है, वो कहाँ है? वो अंडमान निकोबार में है, ठीक है। वो आज भी वहां पर है। हालांकि अब वहां पर कोई कैदी है नहीं, वो अब एक टूरिस्ट स्पॉट टाइप का बन चुका है। और वहां पर उन्हें भेज दिया जाता था और वहां बहुत अत्याचार उन पर किए जाते थे, ठीक है। तो उस वक्त उन्हें काला पानी में भेज दिया गया था। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। उन्हीं में से, जिस वक्त उन नेताओं को पकड़ा जा रहा था, उन्हीं में से एक कौन थे? ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय जी। उनको भी 10 साल की जेल की सजा मिल गई थी। और वो कौन थे? वो राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र, जो एक न्यूज़पेपर आता था, उसका नाम था ट्रिब्यून, उसके संपादक, संपादक मतलब एडिटर थे, ठीक है। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गामदेवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। गामदेवी का मणि भवन ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। वहां पर गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों, जुल्मों का मतलब वही अन्याय वगैरह, और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए, यानी जो अंग्रेज सरकार उस टाइम पे थी ना, वो क्या क्या अत्याचार कर रही है, क्या क्या अन्याय कर रही है, ये सब बताने के लिए जो पीड़ितों का दल था, यानी जो उसके भुक्तभोगी थे, वो दल के दल, वो ग्रुप्स में वहां आते थे। कहाँ? गामदेवी के मणि भवन में उमड़ते रहते थे, आते रहते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे। तो बच्चों, जो महादेव देसाई जी है ना, वो उनकी बातों को सुनते, किनकी? जो लोग वहां पर को ये सारी बातें बताने के लिए आ रहे हैं और गांधी जी के बीच जो बातें हो रही हैं वो उनको अच्छे से बहुत ध्यान से सुनते और उन बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां, इसका मतलब है कि शॉर्ट नोट, उसको शॉर्ट में लिखते, जिसमें सिर्फ जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो जरूरी बातें हैं वो ही आए और वो कोई भी बात ऐसी स्किप ना हो जाए जो जरूरी है। और बाद में वो गांधी जी के सामने उसे पेश करते यानी प्रस्तुत करते थे। और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। और जो लोग आ रहे हैं उनकी रूबरू, रूबरू मतलब आमने सामने की मुलाकातें भी वो करवाते थे। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से वो पूरा शेड्यूल बनाते थे, वो मीटिंग्स वगैरह भी फिक्स करते थे। कैसे? क्योंकि सब आ रहे हैं तो सब एक साथ तो आ नहीं सकते उनसे बोलने को। वो एक तरीके से नंबरिंग करते कि भाई पहले तुम आओगे, इसके बाद तुम आओगे, या जो जरूरी उन्हें लगता उनको पहले भेजते। इस तरह से वो मुलाकातें भी करवाया करते थे, मीटिंग्स करवाते थे मतलब। गांधी जी बंबई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। और गांधी जी जो हैं वो बंबई, जिसे अभी मुंबई कहा जाता है, के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक, जो उस समय वहां का मेन अंग्रेजी दैनिक यानी न्यूज़पेपर था,
उसका नाम क्या था? बॉम्बे क्रॉनिकल। उसमें इन सब विषयों पर जो भी टॉपिक्स में बात हुई होती है ना कुछ दिन पहले, उसमें अपना लेख लिखा करते। लेख लिखना मतलब आर्टिकल लिखना। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती, और जो क्रॉनिकल है ना वो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेमस था। ठीक है, उसमें जगह की हमेशा तंगी बने रहती। तंगी बनना मतलब कमी रहना, हमेशा ही स्पेस की कमी रहती। ठीक है, कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हार्नीमैन को सरकार ने देश निकाली की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। तो बच्चों, जिस पेपर पे, जिस समाचार पत्र में गांधी जी इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे ना, उसमें क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद जो उसके संपादक थे, जो एडिटर थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम हार्नीमैन है। उनको उस समय की सरकार ने देश निकाले की सजा, इसका मतलब है कि उनको देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वो सभी के लेखों को निडरता से छापा करता था, चाहे वो लेख अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ही क्यों ना हो। तो इस सब से परेशान होकर के उसको इंग्लैंड भेजने की सजा दे दी जाती है। ठीक है, उन दिनों बंबई में 3 नए नेता थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास। इनमें अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। अंतिम माने इन तीनों में से लास्ट, यानी जमनादास द्वारकादास जो थे वो श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब होता है फॉलोवर। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के सिद्धांतों को, विचारों को या फिर धर्म का समर्थन करता है और उसके आदर्शों पर चलता है, उसे कहते हैं अनुयायी। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे। यानी ये लोग मिलकर के एक यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक यानी न्यूज़पेपर वो निकाला करते थे। साप्ताहिक का मतलब होता है हफ्ते में एक बार। जो चीज़ें हफ्ते में या सप्ताह में एक बार होती है ना, उसे साप्ताहिक कहते हैं। तो अंग्रेजी साप्ताहिक निकालते थे, इसका मतलब है कि हफ्ते में एक बार ये न्यूज़पेपर निकलता था। ठीक है, या प्रिंट होता था। लेकिन उसमें क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे। तो बच्चों, इस पेपर में भी, यंग इंडिया में भी जो हार्नीमैन है वो काम किया करते थे। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। तो क्योंकि उनको सजा मिल चुकी थी और वो इस देश से निकाले जा चुके थे, उसका असर इनके काम पर भी पड़ा। ठीक है, अब इनके पास साप्ताहिक के लिए लिखने वाले यानी उसमें काम करने वालों की कमी रहने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बंबई के बेजोड़ नेता भी थे। कौन तीनों? यही शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास। ये तीनों ही जो नेता थे ना, वो गांधी जी के भी प्रशंसक थे। प्रशंसक मतलब प्रशंसा करने वाले या फैन थे। उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को पसंद करते थे, उनके आदर्शों को, और उसे फॉलो भी करते थे। और साथ ही सत्याग्रह आंदोलन यानी उस समय जो आंदोलन चल रहा था, उस समय वो बंबई में गांधी जी के साथ वो हर समय थे। उस समय उन्होंने अच्छा खासा अपना उन्होंने सहयोग दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी गांधी जी से। गांधी जी को तो इसकी सख्त जरूरत थी ही। उन्होंने विनती यानी ये रिक्वेस्ट जो है वो तुरंत ही स्वीकार कर ली। गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगे। गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। तो बच्चों, जब गांधी जी ने इसकी बागडोर संभाली, उसके बाद काम बढ़ गया और जो पहले सिर्फ हफ्ते में एक बार निकलता था, ठीक है, साप्ताहिक पत्र कम पड़ने लगा, यानी जो हफ्ते में सिर्फ एक बार निकलता था पेपर, वो कम पड़ने लगा। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि इसे यानी यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित किया जाएगा, यानी प्रिंट किया जाएगा। हर रोज का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा
यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख, टिप्पणियां, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि जैसा कि यंग इंडिया अब हफ्ते में 2 बार प्रिंट होने लगा था, तो जो हर रोज का पत्र व्यवहार और मुलाकातें हैं, उसके अलावा जो आम सभाएं यानी जो मीटिंग्स वगैरह होती थी, उन सब कामों के अलावा यानी ये सब काम तो अपनी जगह पर चलते ही रहते थे। इसके अलावा जो यंग इंडिया में जो छपने वाले लेख होते थे और टिप्पणियां मतलब होता है कमेंट्स करना, यानी जो भी रिप्लाई करना एक तरीके से, ठीक है। उसके अलावा जो पंजाब के मामले, उस समय जो पंजाब में जो आंदोलन वगैरह चल रहे थे ना, उसका सार संक्षेप मतलब उसकी जो शॉर्ट समरी होती थी, और गांधी जी के लेख आदि, ये जो सारा का सारा जो सामान है, ये जो सारी सामग्री है, इसे लेखक बता रहे हैं कि वो हर 3 दिन में तैयार करते। क्यों? क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, है ना। और एक हफ्ते में ये पेपर 2 बार छपना है, तो 3 दिन में जब ये तैयार करेंगे तभी तो उसे प्रिंट कर पाएंगे। अगले 3 दिन में अगला काम करके उसे प्रिंट करना है ना। तो उनका काम एक तरीके से बढ़ गया था। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। तो लेखक कहते हैं कि यंग इंडिया की सफलता को देखते हुए नवजीवन का जो संपादन कार्य है ना, वो भी अब गांधी जी के पास आ गया था। यानी जो नवजीवन वाले थे, उन्होंने भी एक तरह से गांधी जी से अनुरोध किया कि आप इसका संपादन करो, इसके संपादक बनो, ठीक है। और ये दोनों ही पत्रिकाएं जो है वो अहमदाबाद से निकलने लगी। 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। तो लेखक कह रहे हैं कि वो भी 6 महीनों के लिए साबरमती आश्रम में रहने के लिए गए थे। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही। तो जब वो गए तो उसके बाद उनको कुछ समय के लिए जो वहाँ पर ग्राहक आते थे उनका हिसाब किताब करना, और उसके अलावा जो ये साप्ताहिक यानी ये जो न्यूज़पेपर थे, उन्हें डाक में डलवाने की व्यवस्था, यानी इन सब की देख रेख करना, इस पर निगरानी रखने का काम लेखक को मिला था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद संपादन सहित, संपादन का मतलब होता है एडिटिंग, मतलब जो भी वो आर्टिकल वगैरह, जो लेख वगैरह प्रिंट होने के लिए आते थे ना, वो उन्हें चेक करते थे कि ये सब ठीक है कि नहीं, लैंग्वेज वगैरह इसमें ठीक है, अगर भाषा को सुधारने की ज़रूरत होती या कोई गलती हुई है कहीं पर, उन सबको वो ठीक करते, ठीक है। तो संपादन सहित यानी एडिटिंग का काम तो उनको मिला ही, उसके अलावा दोनों साप्ताहिकों की और छापे खाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। तो बच्चों, दोनों साप्ताहिक कौन कौन से हैं? यंग इंडिया और नवजीवन। और उसके अलावा छापे खाने की व्यवस्था, छापा खाना क्या होता है? जो उनकी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, उसकी भी सारी व्यवस्था जो है वो उनके जिम्मे में आ गई थी। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। ये जहां भी होते वहां से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते। तो लेखक बता रहे हैं कि गांधी जी और महादेव देसाई जो हैं, वो उनका अब ज्यादातर समय देश भ्रमण में बीतने लगा था, ठीक है। और वो जहां भी होते वहां से अपने कामों में, अपने व्यस्त दिनचर्या में, अपने कार्यक्रमों यानी उनका जो भी शेड्यूल रहता, उस सब के बीच भी वो समय निकालते और लेख लिखते भी और भेजते भी। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, उग्र और उदार देशभक्त मतलब जो बहुत जिनके सर पर जुनून सवार रहता है देशभक्ति का, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो दयालु भी हैं और नरम भी हैं, ऐसे देशभक्त। उसके अलावा जो क्रांतिकारी लोग हैं वो कौन है?
जिन्होंने आज़ादी दिलाने में विशेष योगदान दिया है ना। और उसके अलावा देश विदेश के धुरंधर लोग, धुरंधर का मतलब होता है जो बहुत होशियार लोग होते हैं, स्मार्ट लोग, यानी उत्तम गुणों से युक्त जो लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं धुरंधर। उसके अलावा संवाददाता मतलब पत्रकार जो होते हैं, ये सभी लोग, कहने का मतलब है कि हर तरह के लोग जो हैं वो गांधी जी को पत्र लिखते थे, ठीक है, उन्हें अपना सपोर्ट देते थे, या कई सारे लोग हो सकता है कुछ बातें बताना चाहते हों, कोई समाचार देना चाहते हों, कोई खबर देना चाहते हों, ठीक है। और गांधी जी जो है वो यंग इंडिया इस समाचार पत्र के कॉलमों में उन सभी पत्रों की चर्चा किया करते थे और उन सब बातों की चर्चा किया करते थे। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। और महादेव देसाई जो हैं वो गांधी जी की जो यात्राएं हैं, यानी यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ, और प्रतिदिन की उनकी जो गतिविधियां हैं, यानी हर रोज की उनकी जो गतिविधियां का मतलब होता है एक्टिविटीज, यानी आज उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने ये मीटिंग अटेंड करी, इस सभा को संबोधित किया, इस बड़े व्यक्ति से मिले, या जो कुछ भी होता, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो महादेव भाई वो भेजा करते थे, जो कि पूरे सप्ताह का वर्णन होता था कि पूरे हफ्ते में क्या क्या हुआ। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र, जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे। उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। और इस सब के अलावा महादेव भाई और क्या करते थे, देखो, देश विदेश के जो अग्रगण्य समाचार पत्र, अग्रगण्य का मतलब होता है जो प्रमुख, या जो टॉप के समाचार पत्र, या जो सबसे आगे रहने वाले जो न्यूज़पेपर होते थे, जो कि आंखों में तेल डालकर, बच्चों, आंखों में तेल डालना इसका मतलब होता है कि प्रत्येक चीज को बहुत गौर से देखना, यानी हर एक चीज पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। और ये जो समाचार पत्र थे ना, जो टॉप के समाचार पत्र थे, न्यूज़पेपर वाले थे, वो क्या करते थे, गांधी जी जो कुछ भी करते थे वो उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कि गांधी जी से कुछ गलती हो तो हम ये छापें, जो उनके सपोर्ट में नहीं होते थे, और जो उनके सपोर्ट में होते थे या उनके आदर्शों को पसंद करते थे, वो उनके सपोर्ट में, उनकी तारीफों में छापा करते थे आर्टिकल वगैरह, और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे। टीका टिप्पणी करने का मतलब यही जो अभी अभी बताया कि गुण और दोष, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट करना, ठीक है। अच्छी बातें हैं तो अच्छा बोलना, और गलत चीज़ है या उन्हें पसंद नहीं आई है तो आलोचना करना। दोनों तरह की जो बातें होती थी वो करते रहते थे। कौन? ये जो टॉप के न्यूज़पेपर वगैरह थे, उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। कौन? जो महादेव देसाई हैं, ठीक है। आड़े हाथों लेने वाले लेख, आड़े हाथों लेने का मतलब होता है कठोरता से पेश आना, यानी अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, या जब घर पे आपकी मम्मा आपको अक्सर डांटा करती होगी कि भाई तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तब से तुम खेलों में लगे हो, है ना, तो उस वक्त आपकी मम्मा ने आपको आड़े हाथों लिया है, ठीक है। तो यही होता है आड़े हाथों लेना। तो महादेव देसाई जी जो हैं वो ऐसे न्यूज़पेपरों को आड़े हाथों लेने वाले वो लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह, और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी यानी महादेव देसाई को सबका लाडला बना दिया था।
देखो बच्चों, इन लाइनों में लेखक ने महादेव देसाई के बारे में बताया है, उनके गुणों के बारे में बताया है। वो जो कॉलम लिखा करते थे वो बेजोड़ होते थे, यानी लाजवाब होते थे। उसके अलावा वो हमेशा ही चौकस रहते थे। भरपूर चौकसाई मतलब चौकस रहना मतलब होता है सावधान रहना, नजर रखना। तो वो हर चीज पर पूरी नजर रखते थे। उसके अलावा जो उस वक्त टॉप के जो समाचार पत्र थे, अंग्रेजी समाचार पत्र जो थे, वो उसके कल्चर को फॉलो करते थे, यानी वो किस तरह से काम करते हैं। उसके अलावा उस समय कई सारे विरोधी थे जो कट्टर विरोधी थे, जो उनकी आलोचना करते थे। उनके साथ भी वो पूरी से पूरी सत्य निष्ठा के साथ पेश आते थे। सत्यनिष्ठा का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है। और उस सबसे उत्पन्न होने वाले विनय विवेक युक्त विवाद, इसका मतलब है एक हेल्दी डिस्कशन जिसमें सही को सही और गलत को गलत, ठीक है, दोनों तरह की राय जो है वो शामिल हो। इस तरह की जो तालीम है जो कि उनको गांधी जी से मिली थी, तालीम का मतलब होता है शिक्षा, कि भले ही वो हमारा विरोधी है लेकिन हमें उससे ईमानदारी से पेश आना है, ये सारी बातें, ठीक है। इन सब गुणों ने जो कि महादेव जी के अंदर विद्यमान थे, उन्हें तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी, मतलब उस समय जो विचार थे वो आपसी विचार नहीं मिलते थे, चाहे वो राजनैतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या फिर आर्थिक हो, ठीक है। तीव्र मतभेद इन्हीं सब चीजों के बीच में होता था। इस सब के बावजूद जो देश विदेश के जो सारे समाचार पत्र थे पूरी दुनिया के, और उसके अलावा जो एंग्लो इंडियन समाचार पत्र थे। एंग्लो इंडियन समाचार पत्र क्या होते हैं? देखो, वो समाचार पत्र जो भारत में ब्रिटिश शासन के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते थे, उन्हें एंग्लो इंडियन समाचार पत्र कहा जाता था। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन और पायनियर वगैरह। कहने का मतलब है कि सभी लोगों ने जो उनके सपोर्ट में थे, जो उनके विरोध में थे, जो भी उनको व्यक्तिगत रूप से, यानी उन्हें हर कोई पसंद करता था। लाडला का मतलब, लाडला कौन होता है? जो सबको पसंद होता है, जिसे सभी पसंद करते हैं, वही तो लाडला है ना। तो उन्हें हर कोई पसंद करता था क्योंकि महादेव जी ने सभी कामों को बड़े सही ढंग से संभाल रखा था और वो हमेशा ही ईमानदारी से और सही ढंग से चलते थे। इसलिए वो पर्सनल लाइफ में भी सभी के प्रिय थे। गांधी जी के पास आने से पहले अपने विद्यार्थी अवस्था में, यानी जब वो स्टूडेंट थे, महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। अनुवाद विभाग क्या है? देखो, जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट होता है, एक ऐसा विभाग जो एक भाषा के पाठ को, यानी एक भाषा के जो आर्टिकल वगैरह या जो भी पेपर वर्क है, जो भी पेपर्स हैं, उसको दूसरी भाषा में परिवर्तित करता है, यानी दूसरी भाषा में लिखता है। वो वहां पर को नौकरी किया करते थे। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, यानी बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। वकालत मतलब एडवोकेसी, यानी जो कानून संबंधी शिक्षा है, ठीक है। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आम तौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता है। देखो, स्याह का मतलब होता है काला और सफेद सफेद। तो काले को सफेद और सफेद को काला तो करेंगे नहीं। कहने का मतलब है कि झूठ को सच और सच को झूठ करना होता था, ठीक है। यहाँ पर स्याह का मतलब झूठ से है। साहित्य और संस्कार के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता। किसका? देखो, इस पेशे में, पेशे का मतलब होता है व्यवसाय, यानी जो भी आप काम कर रहे हो वही आपका पेशा है, ठीक है। तो इस काम में जिसमें झूठ को सच और सच को झूठ बनाना है, उसमें साहित्य और संस्कार का तो कोई काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उसमें गलत काम ही कर रहे हो ना, झूठ को सच बना रहे हो। लेकिन इन दोनों ने, किसने? नरहरि भाई और महादेव भाई, इन दोनों ने उसी समय से टैगोर, शरत चंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था।
कहने का मतलब है कि इन दोनों की रुचि साहित्य की तरफ उसी समय से थी। ठीक है, वो साहित्य की तरफ उनका रुझान था। चित्रांगदा कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियां आदि अनुवाद, यानी ये सब जो अनुवाद किए थे, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है, उस भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना, उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। यानी उस समय उन्होंने साहित्य के लिए जो काम किया ये उनमें से एक है। ठीक है, भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। सानी मतलब उनके बराबर। ठीक है, उनके समान या उनके बराबर कोई नहीं था। कहने का मतलब है कि पूरे भारतवर्ष में महादेव जी के जितनी सुंदर लिखावट, उनके जितना सुंदर लिखने वाला और कोई नहीं था। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। तो बच्चों, वायसराय का मतलब क्या है? देखो, वायसराय एक शाही अधिकारी होता था जो किसी राजा या फिर सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, अब प्रतिनिधि क्या है? जो किसी की जगह काम करता है। ठीक है, तो राजा या फिर सम्राट की जगह जो किसी देश को या फिर प्रांत को कंट्रोल करता है या फिर शासन करता है, उसे कहते हैं वायसराय। तो उस वायसराय के नाम पर जो पत्र जाते थे, गांधी जी के पत्र, यानी गांधी जी की तरफ से जो जाते थे, वो भी महादेव जी के द्वारा ही लिखाए जाते थे। उन्हीं की लिखावट मतलब उन्हीं की हैंडराइटिंग में जाते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस उसास लेते रहते थे। सांस उसास का मतलब होता है आहें भरना, या किसी चीज को देख करके बहुत हैरान हो जाना या चकित हो जाना, या एक तरीके से समझो ईर्ष्या का भाव होना कि यार इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, हमारी नहीं है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो उस राइटिंग को देख करके दिल्ली में बैठे हुए और शिमला में बैठे हुए जो वायसराय थे ना, वो बड़े चकित रहते थे कि इतनी सुंदर राइटिंग भी हो सकती है। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज ना डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीश यानी सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था। अपनी कंट्री में तो उनका अपना कंट्रोल है ही, उसके अलावा भारत पे भी वो इस वक्त शासन कर रहे हैं, तो वहां और यहाँ सब जगह का मिला करके भी, तो उस समय उनके जो छोटे बादशाह थे, यानी वहां पर कुछ जो राज कर रहे थे, वो इतने खुशनसीब नहीं थे कि उनको गांधी जी के सेक्रेटरी की तरह कोई खुशनवीश मतलब सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक, ठीक है, उन्हें मिल जाए, ऐसा नहीं हुआ। यानी कोशिश तो उन्होंने करी होगी। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। देखा, कहा था ना, कोशिश उन्होंने करी होगी कि उन्हें भी कोई इतना सुंदर लिखने वाला, लिखने का तरीका और हैंडराइटिंग, इसमें दोनों शामिल है। ठीक है, उन्हें कोई मिले, लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो तक यही कहते थे कि भाई हमें ऐसा कोई दूसरा इंसान नहीं मिलता है। पढ़ने वाले को मंत्र मुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन। शुद्ध और सुंदर, सुंदर मतलब जो उनकी सुंदर हैंडराइटिंग थी, और शुद्ध का मतलब है कि बिना गलतियों के। ठीक है, तो उनकी जो लिखावट थी वो पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। मंत्रमुग्ध का मतलब होता है मोहित कर देना या सम्मोहित कर देना, एक तरीके से खुश कर देना। ठीक है, उनकी राइटिंग देख करके ही सब लोग बहुत खुश हो जाते थे। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियां, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियां, सब कुछ फुल स्केल के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबे लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे। तो बच्चों, महादेव जी के द्वारा लिखे गए जो लेख, लेख मतलब आर्टिकल, टिप्पणियां मतलब जो भाषण होते थे या फिर लेक्चर होते थे,
पत्र, पत्र हो गए। गांधी जी के व्याख्यान, मतलब गांधी जी ने कहीं पर को जो लेक्चर या फिर जो उपदेश वगैरह दिया होगा ना, वही। और उसके अलावा प्रार्थना प्रवचन, प्रार्थना प्रवचन मतलब प्रेयर के समय जो भक्ति और अच्छे कर्मों के बारे में जो उपदेश दिए जाते हैं, ठीक है। और मुलाकातें, जो मीटिंग्स वगैरह होती थी, और वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियां, जो भी उनके लेक्चर वगैरह, नोट्स वगैरह पे जो उन्होंने लिखा होता था, वो सब कुछ फुल स्केल के चौथाई आकार वाली, फुल स्केल का मतलब होता है पेज का एक आकार है, कागज का आकार, ठीक है। उस फुल स्केल के चौथाई आकार वाली, चौथाई मतलब उसको फोल्ड करके वो चौथाई हिस्सा कर देते थे उसका, उतने छोटे आकार वाली अभ्यास पुस्तकों में वो लिखा करते थे। और वो भी कैसे, अपनी लंबी लिखावट के साथ, मतलब एज इट इज पूरा पूरा सेंटेंस लिखते थे। और वो भी जेट की सी गति में। जेट की गति मतलब जो जेट प्लेन जाता है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो बहुत तेज़ स्पीड में लिखा करते थे, और वो शॉर्ट हैंड जानते ही नहीं थे। अब शॉर्ट हैंड क्या होता है? देखो, लिखने का एक तरीका होता है जिसमें शब्दों या फिर वाक्यांशों के लिए सिंबल्स को यूज किया जाता है ताकि फटाफट से लिखा जाए, शॉर्ट में लिखा जाए और जल्दी जल्दी लिखा जाए, ठीक है। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। तो बच्चों, जैसा कि गांधी जी से मिलने के लिए कई सारे लोग आते थे, है ना। कौन? देश विदेश के जो राजपुरुष हैं, राजनीतिज्ञ यानी बड़े बड़े जो नेता हैं, और अग्रगण्य मतलब जो टॉप के समाचार पत्र थे उसके प्रतिनिधि यानी उसके जो उसका जो संचालन करते थे। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उसके संचालक, मतलब बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे। और ये लोग खुद या इनके साथी संगी यानी अपने साथ वो लेकर के आया करते थे, या जो उनके साथ आया करते थे भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। ये सभी लोग या तो शॉर्ट हैंड जानते थे या अपने साथ उन लोगों को लाते थे जो शॉर्ट हैंड जानते हो। कहने का मतलब है कि ये जो बाकी लोग हैं ये उन सब बातों को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे। और महादेव जो है वो अपने तरीके से अपनी ही राइटिंग में वो सारी चीज़ों को, सारी जो चर्चा हो रही है, जो बातचीत हो रही है, उसको वो लिखा करते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम, मुकाम का मतलब होता है जहां पर को वो रुके हैं। मतलब देखो, जब ये मीटिंग या लेक्चर या जो कुछ भी चल रहा है, जब वो खत्म होता है या पूरा होता है, जब ये सब चल रहा है, तब उन्होंने अपने शॉर्ट हैंड में नोट्स बनाए। उसके बाद वो उस जगह जाते थे जहां पर को वो रुके होते थे, ठीक है। उसे बोलते हैं मुकाम। पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते, तो भले ही उनमें कुछ भूलें या कमियां खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में मजाल कि कॉमा मात्र की भी भूल मिल जाए, तो बच्चों ये सारे लोग अपने शॉर्ट हैंड पे पहले नोट्स बनाते थे, शॉर्ट नोट। उसके बाद वो एक जगह पर जाते थे या जहां पर रुके होते थे जाते थे, उसको वो एक पेज में टाइप करते थे यानी डिटेल से लिखते थे। तो एक तरीके से वो रीचेक हो जाता था, है ना। उसके बाद जब वो उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते, मतलब वो गांधी जी को दिखाते कि देखो हमने जो कुछ भी लिखा है सब सही है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि भले ही उनमें यानी इन लोगों के द्वारा जो लिखे हुए नोट्स थे उनमें कुछ न कुछ भूलें और कमियां खामियां निकला करती थी। कमियां खामियां मतलब देखो दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कोई गलती होना, कोई कमी होना, ठीक है, कुछ न कुछ कमी उनमें रहती थी। लेकिन महादेव जी की जो डायरी थी और उनकी जो नोट बही, नोट बही का मतलब होता है नोटबुक, ठीक है, जिस पे वो लिख रहे हैं, उस पे मजाल कि कोई कॉमा मात्र की भी भूल हो जाए, कि उसमें एक कॉमा की भी गलती नहीं होती थी। वो इतना शुद्ध लिखते थे, उनके उसमें कोई गलती नहीं होती थी, ठीक है।
गांधी जी कहते, महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों उंगली दबाकर रह जाते। तो बच्चों, जब गांधी जी उन दोनों को चेक करते या फिर देखते, उनके लिखे हुए नोट्स को देखते, तो उनसे कहते कि भाई, एक बार तुम लोगों ने महादेव के लिखे हुए नोट से थोड़ा सा मिलान कर लेना था, यानी उसके साथ मैच कर लेना चाहिए था, तभी तुम्हारी गलतियां दूर हो जाती और जो लोग हैं वो दांतों उंगली दबाकर रह जाते। दांतों उंगली दबाना का मतलब होता है हैरान हो जाना या फिर आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने से हिचकिचाते थे। तो लुई फिशर और गुंथर ये कौन है? ये बहुत महान लेखक हैं उस समय के, ठीक है। तो ये लोग भी जो अपना उनका लिखा हुआ जो नोट्स होता था ना, वो भी गांधी जी को दिखाने से पहले महादेव के नोट्स के साथ वो मिला लेते थे। उनको थोड़ा अजीब लगता था कि अगर हम गांधी जी के पास ले गए और इनमें कुछ गलती वगैरह निकल गई तो कितनी अजीब सी बात होगी, या ये हमारे लिए शर्म की बात है, ऐसी कुछ फीलिंग उनको आएगी। इसलिए वो इस सब से बचने के लिए क्या करते थे, उनके नोट्स के साथ मैच कर लेते थे। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित उद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। उद्यतन जानकारी मतलब जो अब तक की, यानी वर्तमान समय में जो चल रही है, जो हाल फिलहाल की जो बातें हैं, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि महादेव जी जिस चाव से साहित्यिक पुस्तकों को पढ़ा करते थे, उसी तरह उनका जो रुझान था, उनकी जो दिलचस्पी थी, वो देश विदेश की ताजा राजनीतिक घटनाओं और विचारों की जानकारी वाली जो पुस्तकें होती थी ना, वो उन्हें भी पढ़ते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताजी से ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश यानी सिर्फ भारत में ही नहीं, उसके बाहर भी भारत से संबंधित क्या क्या राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं, इस सब की ताजी से ताजी जानकारी भी उनके पास मिल सकती थी। कहने का मतलब है कि वो हमेशा अपडेटेड रहते थे, ठीक है। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों के ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते, अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। तो लेखक कह रहे हैं कि वो कभी भी खाली नहीं रहते, भले ही वो किसी सभा में बैठे हों, वो कमेटी की किसी बैठक में हों और किसी रेलगाड़ी से वो सफर कर रहे हों। और वो कहाँ बैठे हैं? देखो, डिब्बे के ऊपर वाली बर्थ में वो बैठे हैं। बर्थ मतलब समझ रहे हो ना, रेलगाड़ी की जो सीट होती है, वो कहाँ बैठते थे? वो ऊपर की बर्थ पर बैठते थे। और उनका जो झोला झोला यानी जो बैग होता था, उनके जो बड़े बड़े बैग होते थे, झोला जो होता है वो कपड़े का बैग होता है, ठीक है। पहले कपड़े के बैग ही चलते थे। तो उनमें उनके क्या भरे रहते थे? ठूस ठूस कर भरे, मतलब बहुत ज़्यादा भरे हों कि कोई जगह ही नहीं है, उन्होंने बहुत दबा दबा के भरे हुए थे। क्या क्या भरा था? देखो, ताजे से ताजा समाचार पत्र, मासिक पत्र मतलब जो महीने में एक बार निकलता था, और उसके अलावा पुस्तकें यानी किताबें होती थी और वो उनको पढ़ते रहते थे। यंग इंडिया या फिर नवजीवन, ये जो दो साप्ताहिक पत्र थे ना, उनके लिए वो लेख लिखते यानी वो आर्टिकल लिखते रहते थे। कहने का मतलब है कि वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते या कब अपनी हाजतें रफा करते, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता। तो लेखक कह रहे हैं कि जो महादेव भाई हैं,
वो हमेशा या तो यात्राओं में रहते या किसी न किसी मीटिंग में होते, मुलाकातों में यानी मीटिंग में, सभाओं में, बैठकों में, इन सब में होते, या फिर हर स्टेशन पर उनके दर्शनों के लिए इकट्ठा जो जनता होती थी उन सब के बीच वो होते थे। तो इस सब के बीच वो खुद के लिए कब समय निकालते थे, कब वो खाते थे, कब नहाते थे, कब सोते थे, कब हाजत रफ़ा करते, मतलब कब वो शौचालय जाते, यानी कब वो फ्रेश वगैरह होते, इस बात का किसी को कोई पता नहीं चल पाता था। यानी वो हर समय किसी न किसी काम में बिजी ही दिखते थे। उन्होंने अपना एक भी मिनट कभी वेस्ट नहीं किया। वे 1 घंटे में 4 घंटों के काम निपटा देते, यानी वो सारे काम इतनी फटाफट करते कि जिस काम को करने में आम इंसान को 4 घंटे लगते थे ना, उसको वो 1 ही घंटे में निपटा दिया करते थे। काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो, मतलब वो सिर्फ दिन में काम करते थे, भाई रात तो आराम करने को है, सो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। वो रात दिन अपने काम करते रहते थे। वो उन्होंने इस तरह से अपने पूरे टाइम को उन्होंने इस तरह से शेड्यूल किया था, जिसमें सोना वगैरह भी शामिल था, आराम करना भी शामिल था, लेकिन उनका कोई काम छूटना नहीं चाहिए, इस तरह से उन्होंने अपना टाइम शेड्यूल किया हुआ था। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे काटना कभी चूकते नहीं थे। तो बच्चों, सूत काटना क्या होता है? देखो, हमने अक्सर गांधी जी को चरखा चलाते हुए देखा है ना? ये एक प्रोसेस है जिसमें रेशों को, जैसे कॉटन को या फिर ऊन वगैरह को ना, उसमें एक साथ घुमाया जाता है और उसके बाद एक लंबा और मजबूत धागा बनाया जाता था। ठीक है, पहले ये काम हाथ से होता था, चरखे में घुमा करके ये सूत तैयार किया जाता था, जो कि बाद में फिर मशीनों के द्वारा किया जाता था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वो काटना कभी नहीं भूलते थे। ठीक है, सूत काटने के लिए वो समय निकाल ही लेते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। बच्चों, गाद का मतलब होता है जो गाढ़ी मिट्टी होती है। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश वगैरह है ना, वहाँ पर का जो इलाका है, वो वहाँ पर कोई प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, यमुना है और उनकी जो बाकी सहायक नदियाँ वगैरह हैं। ठीक है, ये इलाके जो हैं, इन नदियों के द्वारा लाई गई जो उपजाऊ गाद यानी कि जो गाढ़ी मिट्टी है उससे बने हैं, जो कि खेती के लिए बहुत मूल्यवान है। इसे सोने की कीमत वाली इसीलिए कह रखा है क्योंकि यहाँ की जो भूमि है, ये जो जमीन है ना, वो बहुत उर्वरक है और समृद्ध है। ठीक है, आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं मिलेगा नहीं। बच्चों, एक कोस जो है वो 3 किलोमीटर के बराबर होता है लगभग। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इन इलाकों में, बिहार और उत्तर प्रदेश के जिस इलाके की बात हो रही है, वहाँ पर आप उस इलाके के आसपास आप लगभग 100 कोस तक भी चल लो, आपको वहाँ पर कोई कंकर पत्थर नहीं मिलेंगे। बस वो उस जगह की विशेषता वो बताना चाह रहे हैं। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदुरी मिट्टी या कंकड़ी भी कभी चुभती नहीं थी। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी। उसमें सराबोर होने वाले के मन से उनकी इस मोहिनी का नशा कई कई दिन तक उतरता न था। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह ये बिहार और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो इन नदियों की वजह से इतना उपजाऊ है, उसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले जो भी व्यक्ति होते थे, ठीक है, उनको ठेस या ठोकर तो दूर की बात है। ये किस चीज की बात हो रही है? ये उनके शांत और निर्मल स्वभाव की बात हो रही है। ठीक है, कि उनके आसपास जो भी होता था, उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति, यानी उनसे कांटेक्ट करने वाला, उनसे बातचीत भी करने वाला जो व्यक्ति था ना, वो उनकी वजह से
कभी भी आहत नहीं होता था। उनका स्वभाव इतना शांत और इतना निर्मल था। और ये ठेस, ठोकर, खुरदुरी, मिट्टी, कंकड़ी वगैरह ये सारे शब्द किस लिए यूज़ किए हैं? बस यही बताने के लिए कि किसी को भी उनके साथ रह करके किसी तरीके के चुभने वाले शब्द या फिर कोई बुरा व्यवहार कोई भी इंसान फेस नहीं करता था। ठीक है? उनकी निर्मल प्रतिभा मतलब वही उनका जो कोमल स्वभाव है, ठीक है? उनके संपर्क में आने वाले जो व्यक्ति थे वो शुक्र चंद्र की प्रभा, प्रभा का मतलब होता है प्रकाश या फिर चमक, ठीक है? और शुक्र और चंद्र, चंद्र हो गया चंद्रमा और शुक्र जो है वो शुक्र तारा। तो शुक्र चंद्र की प्रभा, इसका उपयोग यहाँ पर महादेव भाई के व्यक्तित्व की सुंदरता और चमक को दर्शाने के लिए किया गया है। ठीक है? जैसे शुक्र तारे को अक्सर सुंदरता और चमक का प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा को उसकी प्रभा यानी उसकी जो प्रकाश है या फिर उसकी रोशनी है, ठीक है, उसका वर्णन करने में कभी कभी थके नहीं थे। तो उस प्रभा, उस चमक के साथ वो दूधो नहला देती थी। दूधो नहलाना का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न करना या खुश कर देना। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कोई भी उनके संपर्क में आता था वो उनसे, उनके व्यवहार से बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। ठीक है? बहुत ही अपने आप को वो प्रसन्न महसूस करता था। उसमें सराबोर होने वाले के मन से उनकी इस मोहिनी, मोहिनी का मतलब होता है माया या जादू या फिर सम्मोहन जो है, ठीक है, का नशा कई कई दिन तक उतरता न था। इसका मतलब है कि महादेव के गुणों के कारण, उनके अच्छे स्वभाव के कारण उनके साथ रहने वाले लोग या उनके साथ कुछ समय के लिए भी रहने वाले लोग उनके प्रभाव से आसानी से बाहर नहीं निकल पाते थे। ठीक है? और उनसे प्रभावित हुए जो व्यक्ति है ना, वो कई दिनों तक उनके बारे में ही बातें करते रहते थे। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुंथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। लेखक कह रहे हैं कि महादेव का समूचा जीवन यानी उनका जो पूरा जीवन है और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ इस तरह मिल गए हैं। एक रूप होना मतलब मिल जाना, एक हो जाना मिल करके, ठीक है? इस तरह से मिल गए हैं कि गांधी जी से अलग करके अकेले में उनकी कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। ठीक है? वो दोनों दो नहीं बल्कि एक तरीके से एक ही होते थे। कामकाज की अनवरत व्यस्तताओं के बीच, अनवरत का मतलब होता है इतनी ज्यादा जो लगातार है, ठीक है, और व्यस्तताएं मतलब बिजी रहना। तो कामकाज में जो वो लगातार इतना बिजी रहते थे के बीच कोई कल्पना भी ना कर सके इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। तो बच्चों, वो इतना ज्यादा बिजी रहते थे, ठीक है, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था मीटिंग्स वगैरह से। वो जो लेख, कॉलम, मतलब जितना कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि वो दिन और रात का जो अपना टाइम है वो इस तरह शेड्यूल रखते थे कि वो एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहते थे। उस सब के बावजूद वो इतना टाइम निकाल लेते थे कि वो हर रोज डायरी भी लिखा करते थे। उनकी जो डायरी है, ठीक है, वो आज भी मौजूद है। और लेखक ने महादेव को और गांधी जी को एक तरह से एक सिक्के के ही दो पहलू कहा है। ठीक है? प्रथम श्रेणी की शिष्ट, संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। तो लेखक कह रहे हैं कि महादेव भाई पर एक तरह से ईश्वर की कृपा ही थी, जो कि उनको प्रथम श्रेणी की यानी उच्च कोटि की, शिष्ट मतलब विनम्र और सौम्य, संस्कार संपन्न भाषा मतलब जो भी वो लैंग्वेज यूज करते थे, लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश वगैरह नहीं, बल्कि उनका बातचीत करने का या लिखने का जो ढंग था वो, ठीक है, और मनोहारी लेखन शैली, मनोहारी मतलब जो मन को खुश कर दे, और लेखन शैली मतलब उनका लिखने का तरीका। ठीक है? ये सब कुछ क्या था? वो उनको ईश्वर की देन ही तो थी, भगवान की कृपा ही तो उन पर थी एक तरीके से, है ना?
यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला, फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बच्चों, जब वो गांधी जी के पास पहुंचे उसके बाद वो बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि इस सब के बाद भी उनको साहित्यिक गतिविधियों यानी साहित्य से संबंधित कुछ भी काम करने के लिए उनको कभी समय नहीं मिला। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कब, कैसे, कितना टाइम निकाला कोई नहीं जानता। गांधी जी की जो आत्मकथा थी, क्या थी? सत्य के प्रयोग, इस नाम से थी। ठीक है, और ये लिखी किसने थी? आत्मकथा है तो भाई गांधी जी ने ही लिखी थी। कि गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा थी ना, वो गुजराती भाषा में लिखी थी। ठीक है, और उसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया। किसने किया? महादेव भाई ने किया। उसे गुजराती से अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया, जो कि नवजीवन में प्रकाशित होने वाले, मतलब जो उनका मूल, मतलब जो ओरिजिनल है वो किस में है? वो गुजराती भाषा में है। ठीक है, गांधी जी की जो आत्मकथा है वो नवजीवन जो समाचार पत्र है उसमें प्रकाशित होता था, और उसी तरह यंग इंडिया जो दूसरा समाचार पत्र है उसमें महादेव के द्वारा जो किया गया उसका अंग्रेजी अनुवाद था, वो हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता था। ठीक है, नवजीवन में तो गुजराती में छपता था और यंग इंडिया में वो अंग्रेजी में छपता था। बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण, संस्करण मतलब एडिशन, ठीक है, सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन दो पत्रिकाओं लेख की तरह छपते ही थे, इसके बावजूद कुछ समय के बाद वो पुस्तक के रूप में यानी बुक के रूप में भी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के देशों में उसके अनगिनत संस्करण, मतलब अनगिनत उसके एडिशन या अनगिनत कॉपियां समझो, वो प्रकाशित भी हुई और बिकी भी। ठीक है, सन 1934-35 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर से गांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहां एक दो झोपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई दुर्गा बहन और चिंग नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। बच्चों, 1934-35 से पहले या तब तक गांधी जी जो हैं वो वर्धा में और मगनवाड़ी में रहते होंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद वो अचानक ही मगनवाड़ी से चलकर यानी वहां से निकल करके वो से गांव नाम की जो जगह है उसकी सरहद, सरहद का मतलब होता है बॉर्डर, ठीक है, उसके पास एक पेड़ के नीचे जा बैठे, मतलब रहने लगे एक तरीके से। ठीक है, और बाद में वहां पर, क्योंकि वो वहां रुकना चाह रहे हैं या वहां रहना चाह रहे हैं, तो वहां पर कुछ झोपड़ियां बनी और फिर धीरे धीरे मकान वगैरह बनने लगे। तो जब तक ये काम चल रहा था तब तक महादेव भाई जो हैं वो दुर्गा बहन और चिंग नारायण के साथ मगनवाड़ी में ही वो रहे। ठीक है, अब वहीं से वे वर्धा की असह्य गर्मी, असह्य मतलब जो सहन ना की जा सके, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है, मैं रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। आते जाते पूरे 11 मील चलते थे। तो बच्चों, अब वो गांधी जी तो हैं उधर से गांव की सरहद पर, और जो महादेव भाई हैं वो कहाँ हैं? वो मगनवाड़ी में ही हैं। लेकिन रोज का काम तो भाई होना ही है। तो गर्मी के दिनों में भी जब बहुत तेज गर्मी होती थी तो वो सुबह शाम पैदल आते जाते थे और दिन भर अपना काम करते थे। ठीक है, और ये आना जाना लगभग कितना था? 11 मील। और 11 मील कितना होता है पता है? लगभग 17 से 18 किलोमीटर, 17-18 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, रोज रोज
का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। सिलसिला मतलब कोई चीज लगातार होना या क्रम क्रम से होना, ठीक है। तो ये जो उनका सुबह शाम का आना जाना था, रोज का जो लगभग 11 मील चलना, जो उनका पैदल चलना जो था, वो लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, प्रतिकूल मतलब विपरीत, ठीक है, उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। अकाल मृत्यु का मतलब क्या होता है? देखो, जो समय से पहले या अचानक जो मृत्यु हो जाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि कुल मिलाकर ये जो समय रहा, जब वो दिन भर का काम भी करते थे और पैदल आना जाना इतना ज़्यादा वो चलते थे, इसका उनके जीवन में विपरीत प्रभाव पड़ा, मतलब उसका गलत प्रभाव पड़ा। और ये उनकी जो अकाल मृत्यु यानी समय से पहले जो उनकी मृत्यु हुई थी, उसका एक कारण माना जा सकता है। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। बच्चों, जो महादेव देसाई थे, वो सिर्फ गांधी जी के सचिव नहीं थे, बल्कि वो उनके जीवन के अभिन्न अंग थे। यहाँ तक कि उनको, महादेव भाई को, गांधी जी ने अपना वारिस तक घोषित किया था। तो एक तरीके से वो उन्हें अपने पुत्र के समान मानते थे, इतना ज्यादा लगाव उनसे था। और इस मृत्यु का जो घाव था वो, या फिर यूं समझो कि एक सदमे की तरह गांधी जी के जीते जी जो है वो उनके दिल में घाव की तरह रहा, ठीक है। क्या? महादेव जी की जो मृत्यु हुई थी। वे भर्तृहरि, भर्तृहरि एक संस्कृत के महान कवि थे, ठीक है। वैसे वो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। तो भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे। कौन? गांधी जी। क्या थी? ऐरे जखम जोगे नहीं जशे, मतलब यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बाद के सालों में प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता। प्यारेलाल जी ये उनके अगले सचिव रहे होंगे, ठीक है। और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास उनके मुंह से महादेव ही निकलता। अनायास का मतलब होता है कि खुद ब खुद या आसानी से या फिर अचानक ही, ठीक है। तो जब वो प्यारेलाल जी को बुलाते तो खुद ब खुद उनके मुंह से महादेव ही निकलता। तो महादेव का जो नाम है या महादेव की जो छाप है वो गांधी जी के हृदय में हमेशा रही, ठीक है। अनुवादक श्री काशीनाथ त्रिवेदी। बच्चों, ये जो चैप्टर है शुक्र तारे के समान, इसके लेखक कौन है? स्वामी आनंद है। हमने यही पढ़ा था, है ना। तो ये जो चैप्टर है स्वामी आनंद ने गुजराती भाषा में लिखा है। मतलब जो ये मूल इसकी जो भाषा है वो गुजराती है, और इसका हिंदी में जो अनुवाद किया है वो काशीनाथ त्रिवेदी ने किया है। इसलिए यहाँ पर अनुवादक का नाम लिखा है श्री काशीनाथ त्रिवेदी। कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होना, ठीक है। स्वामी आनंद ने गुजराती भाषा में लिखा है और उसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया है। किसने? श्री काशीनाथ त्रिवेदी ने, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था ये महादेव देसाई के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर आधारित है, ठीक है। पूरी तरीके से ये सिर्फ उनके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट दूर कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।